हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक विद रॉयल शक्ति। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हम लोग दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। कैसे आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे मेडिकल टेस्ट होता है, क्या एग्जाम में आता है और किस तरीके से फिजिकल होता है। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। और जो लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या मेडिकल टेस्ट होता है, क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन होती है, तो सारी ही चीज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुको, उससे पहले आपको एक काम करना है। जिसने अभी तक हमारा न्यू व्लॉग चैनल जिसका नाम है रॉयल शक्ति व्लॉग्स, वहां पे हम बहुत मस्त व्लॉग डालते हैं आपके लिए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, चैनल को रॉयल शक्ति व्लॉग्स को सर्च करिए और जाके अपना सपोर्ट दिखाएं, वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके लिंक है इंस्टाग्राम का, जाके वहां पे फॉलो कर लीजिए। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं जो मेरे चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं कि उनको पता है कि मैं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अंदर हूँ। तो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें भी दिल्ली पुलिस के अंदर जाना है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमें कांस्टेबल बनना है दिल्ली पुलिस के अंदर, सर हमें एसआई बनना है, कैसे हम जाएं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको ब्रीफली समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है। इसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर जा सकते हैं। सीपीओ के अंदर दिल्ली पुलिस और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सारी आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं उसके लिए एक प्रोसेस होता है। अगर आप सबसे ज्यादा नंबर लेकर आते हैं अपने एग्जाम में, जो सीपीओ का एग्जाम होता है, तब जाके आपको दिल्ली पुलिस मिलता है। और उसके बाद आपके नंबरों के हिसाब से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं। जैसे कि जिस हिसाब से आपके नंबर होंगे, कोई सीआईएसएफ में चला जाएगा, कोई बीएसएफ में, कोई एसएसबी में। और वो आपको प्रेफरेंस भी भरना होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम प्रेफरेंस भी होता है किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। कोई दिल्ली पुलिस भरता है, कोई सीआईएसएफ भरता है, जो भी आपका मन करें आप उसमें प्रेफरेंस भर सकते हैं। आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा अगर आपके वैसे नंबर आते हैं तो। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, जिसकी नोटिफिकेशन हर साल फेब या मार्च के बीच में आ जाती है। अभी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि पता है आपको देश के हालात क्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने चाहे किसी भी चीज से, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, किसी भी चीज से आपने ग्रेजुएशन करी है, सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। मिनिमम आपकी 20 एज होनी चाहिए और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज है 25, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 28 और जो एससी और एसटी में कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 30 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसके अंदर हाइट कितनी चाहिए। तो मैं थोड़ा हाइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। 5 फुट 7 इंच हाइट होना बहुत जरूरी है। अगर आप हिल एरिया, पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड के साइड से बिलोंग करते हैं, जो हिल एरिया है, जहाँ पहाड़ी एरिया है, तो आपको 5 फुट 5 इंच हाइट तब भी चाहिए। उसके बाद अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको हाइट चाहिए 5 फुट 4 इंच सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। और नॉर्मली जो चेस्ट का आपका साइज होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर आप जब उसको एक्सपेंड करें, जब फुलाए, तो 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और सेम कंडीशन आपके हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन है। और जो हमारे एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद यानी कि एक्सपेंड करने के बाद 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं। अगर कोई फीमेल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो 5 फुट 2 इंच, हिल एरिया से बिलोंग करती है तो 5 फुट 1 इंच, एससी या एसटी से बिलोंग करती है तो 5 फुट हाइट होनी चाहिए। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए। अगर आप ओवरवेट होंगे तो आपको मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका बॉडी का वेट होना चाहिए। तो दोस्तों एसएससी सीपीओ के अंदर आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका बॉडी वेट होना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है या कम है, आपका कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल में फेल कर दिए जाएंगे। तो मैंने कुछ कैटेगरीज हैं जिनका नॉर्मली जितनी हाइट होती है, ज्यादातर जिनकी ज्यादा हाइट वाले बंदे होते हैं उनका मैंने हाइट के अकॉर्डिंग वेट लिख के लिखा है। तो आप एक बार सुन लीजिए। अगर आपकी हाइट 5'8" है तो आपका 63 से 76 kg के बीच में होना चाहिए। 5'9" है तो 65 से 80 kg के बीच में होना चाहिए। 5'10" है तो 67 से 83 kg के बीच में होना चाहिए। 5 फुट 11 इंच है आपकी हाइट तो 70 से 85 kg के बीच में होना चाहिए। 6 फुट आपकी हाइट है तो 72 से 89 kg के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। अगर फीमेल की हाइट 5 फीट है तो उनका वेट होना चाहिए 40 से 50 के बीच में। 5 फुट 1 इंच है 43 से 52 के बीच में।
5 फुट 2 इंच है तो 45 से 55 के बीच में, 5 फुट 3 इंच हाइट है तो 47 से 57 के बीच में, 5'4" है तो 49 से 60 के बीच में, 5'5" है तो 51 से 62 के बीच में, और 5'6" है तो 63 से 65 kg के बीच में। तो ज्यादातर लोग इसी हाइट की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर दोस्तों आपका सपना है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना, या फिर BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो CPO के थ्रू ही आप जा सकते हो। तो CPO का एक प्री एग्जाम होता है, प्री क्वालिफाई एग्जाम होता है, ये आपको पास करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही एग्जाम तय करता है कि आपको आगे चल के कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो इस एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने होते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो SSC CPO का एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके अंदर क्या पैटर्न आता है। देखो दोस्तों, सबको पता होगा जो लोग तैयारी करते हैं जीके के बारे में, 50 नंबर की जीके आती है, जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद में 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की मैथ आती है और 50 नंबर की इंग्लिश आती है। और भाइयों, ये जो एग्जाम होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको अगर सही पता है तो आपको कोई एक आंसर चूज करना होता है। अगर आप गलत आंसर चूज करते हैं तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए लगातार, तो आपने कोई एक क्वेश्चन सही किया होगा, उसका नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो आप श्योर हो वही क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्ट करें। अगर आप गलत करते चले जाएंगे तो आपके सही क्वेश्चन जो आपने ठीक किए हैं उनके भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस में क्या फिजिकल होता है, सब इंस्पेक्टर में आपको थोड़ा सा फिजिकल बता देता हूं। देखो, फिजिकल दिल्ली पुलिस में ये होता है कि 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर का शूट यानी कि 100 मीटर रेस लगानी होती है, जो कि आपको कंप्लीट करनी होती है 16 सेकंड के अंदर। यही सेम प्रोसेस अगर लड़की है तो उसके लिए भी यही है। लड़की को 18 सेकंड मिलते हैं, लड़के को 16 सेकंड मिलते हैं। और वहीं पे जो दूसरी चीज आती है उसके बाद में आपकी होती है 1600 मीटर की दौड़, यानी कि 1600 मीटर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसके लिए आपको 6 मिनट 50 सेकंड मिलते हैं। वैसे तो काफी होते हैं 6 मिनट 50 सेकंड, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, 15 से 20 दिन की प्रैक्टिस करके जाएं, अच्छे प्रैक्टिस करें, लंबा भागे, 3 किलोमीटर भागे, 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके 1600 मीटर को अचीव कर पाएंगे। वहीं अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों को 800 मीटर भगाया जाता है, यानी कि आधा, 1 किलोमीटर से थोड़ा कम, और लड़कियों के लिए टाइम होता है 4 मिनट। तो दोस्तों, जब आपका शूट और रनिंग हो जाती है तो उसके बाद आपसे लॉन्ग जंप करवाई जाती है। अगर आप मेल है तो आपको 12 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपका फाउल ना हो, आपको सिर्फ 3 चांस मिलेंगे। अगर 3 चांस भी आपने मिस कर दिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए लाइन पे आपका फाउल नहीं होना चाहिए। अगर आपने लाइन पे पैर टच कर दिया तो आपका फाउल माना जाएगा, तो वो आपका काउंट नहीं होगा। तो लाइन का थोड़ा ध्यान रखें। वहीं अगर मैं लड़की की बात करूं तो लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप होती है 8 फीट 10 इंच। उसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पे आप लोगों से करवाई जाएगी हाई जंप। हाई जंप के लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसके अंदर अगर आप मेल हैं तो ऑलमोस्ट आपको 4 फीट के आसपास आपको हाई जंप लगानी होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको भी 3 चांस दिए जाएंगे और आपको 3 फीट के लगभग हाई जंप लगानी है। उसके बाद दोस्तों, फिजिकल में होता है आपकी शॉर्ट पुट की एक लोहे की बॉल होती है, उसे यहाँ पे रख के इस तरीके से प्रेस करके फेंकना होता है। और वो बॉल बहुत भारी होती है, आपको लग रहा होगा कि बहुत हल्की होती है। जब मैंने भी फेंकी थी तो मेरी भी हवा खिसक गई थी। तो बहुत जान लगानी पड़ती है और इतना ईजी नहीं होता कि उस बॉल को 15 फीट अपन ईजिली फेंक दे। उस बॉल का जो वेट होता है वो होता है 7 किलो 257 ग्राम, यानी कि ऑलमोस्ट 7 किलो 250 ग्राम आप मान सकते हैं, राउंड फिगर मोटा मोटा ले तो उस बॉल को यहाँ पे रख के इस तरीके से टच करके और इस तरीके से पूरा पुश करके फेंकना होता है। तो जिस पॉइंट से आपने फेंका है उससे 15 फीट आगे जाके बॉल गिरनी चाहिए। वहां पे एक लाइन बनी होती है, तो अगर आपने फेंक दी तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपको 3 चांस दिए जाएंगे, इसमें भी अगर आप नहीं फेंक पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। शॉर्ट पुट बॉल सिर्फ मेल कैंडिडेट से ही फिकवाई जाती है, फीमेल से नहीं फिकवाई जाती। तो दोस्तों, अब आपका प्री एग्जाम हो गया, आपका फिजिकल भी हो गया। उसके बाद में जो 3rd नंबर आता है वो आता है आपका मेंस का एग्जाम। तो मेंस जो एग्जाम आता है उसके अंदर 200 नंबर की इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, जो कि 200 मार्क्स की होती है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाएंगे।
अगर आपकी इंग्लिश नहीं भी अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके ढूंढे, वहाँ पे एडमिशन ले और वहाँ पे जाके कोचिंग लेना स्टार्ट करें, तो आप इजीली इस एग्जाम को, अगर आप 6 महीने की अच्छी लगन से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको 6 महीने फोकस करना होगा अपने एग्जाम के ऊपर। जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, आपका आई विजन डिपेंड करता है, बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका आई विजन 6/6 होना चाहिए। अगर आपकी अच्छी आंखें हैं तो 6/6 होना ही चाहिए। अगर 6/9 है तो रोज टाइज भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 6/9 है तो भी चल जाएगी। अगर 6/9 से भी आपका कम है तो आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि आप ऑपरेशन करा के आओ, और तब जाके आपको रीमेडिकल करके फिर दोबारा से बुलाया जाएगा। तो आप अपनी आंखों का पहले ही टेस्ट करवा लें। अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आई विजन कम है, तो पहले से ही ऑपरेशन करा के रखें ताकि आपको मेडिकल में दिक्कत ना आए, जिससे आपको दोबारा रीमेडिकल के लिए ना भेजा जाए। और मेडिकल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपका नॉक नीज, जिनके पैर ऐसे चिपके हुए होते हैं, आपने देखा होगा आपस में घुटने ऐसे चिपके हुए होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। अगर आपके नॉक नीज हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको निकाल देंगे। अगर आपका फ्लैट पैर भी है तो भी आप इस एग्जाम को मत भरिएगा। अगर आपका फ्लैट पैर है तो चांसेस ये हो जाते हैं कि आपको मेडिकल में फेल करा जाएगा। फ्लैट पैर आपके चेक होते हैं, नॉक नीज और चेक होते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टैटू। बहुत सारे बंदे पूछते हैं मुझसे, भैया मैंने टैटू बनवा रखा है, क्या मैं दिल्ली पुलिस में जा सकता हूँ, मैंने यहाँ टैटू बनवा रखा है। तो भाई मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आप दिल्ली पुलिस के अंदर अगर छोटा टैटू है, जैसे आपने कोई भगवान या फिर कोई बना लेता है, डमरू कुछ भी बना लेता है, कोई हनुमान जी बनवा लेता है, सबके अलग अलग शौक है, तो थोड़ा छोटा है तो चल जाएगा, पुलिस के अंदर चल जाता है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं चलता है। इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते। बहुत छोटा अगर टैटू है, जैसे कि आपने ओम बना रखा है या फिर आपने कुछ भी बना रखा है, ऐसी जगह नाम लिखवा रखा है जहाँ ज़्यादा डिस्प्ले नहीं है, इतना चल जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर थोड़ा इतना बड़ा भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में जाने की सोच रहे हैं तो ये कोशिश करें कि ना ही बनवाए तो अच्छा है। ये टैटू वगैरह फुकरापंती की चीज है, ये डिसिप्लिन फोर्स है, यहाँ पे डिसिप्लिन से रहना होता है। कल के दिन अगर आपने बाद में भी बनवा लेते हैं, आप नौकरी लगने के बाद में, तो आपको कोई बंदा, आपको कोई सीनियर ऑफिसर आगे झाड़ मारेगा तो आपको खुद को बेइज्जती महसूस होगी। तो ऐसा काम ना ही करे तो ज्यादा बेटर है। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, आज से कई साल पहले, 4-5 साल पहले दिल्ली पुलिस के अंदर इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले इंटरव्यू से थोड़ा करप्शन भी होता था, काफ़ी पैसे की घूसखोरी वगैरह चलती थी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको इंटरव्यू नहीं होता, आपका प्री होगा एग्जाम, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, आपका मेंस होगा, आपका मेडिकल होगा। तो 2017 और 18 की मेरे पास कट ऑफ है। आउट ऑफ 400 में से क्या कट ऑफ गई थी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जनरल की गई थी 293, ओबीसी की 271 400 में से, एसटी की 230 400 में से, एससी की 217। तो ये कट ऑफ जरूरी नहीं है, अब इतनी गई है तो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, लोग बाग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये कट ऑफ 300 प्लस भी जाती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है और आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं सीपीओ के थ्रू, तो आप 350 प्लस नंबर गेन करें, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल और इम्पॉर्टेंट जो सबसे चीज़ है, लोग बाग ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भैया क्या सैलरी मिलती है, अगर हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर भर्ती होते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा, अगर हम न्यू ज्वाइन करते हैं तो हमें कितना पैसा हाथ में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे 47,000 कुछ आपको ग्रॉस सैलरी दिखाएगा, वो जो न्यू ज्वाइन करता है दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर। लेकिन उसके अंदर आपका जो राशन मनी जो दिल्ली पुलिस के जवान को मिलती है वो नहीं ऐड होती, और डीए भी उसके अंदर नहीं होता। तो जब आप ज्वाइन कर लेते हैं ये सारे अलाउंस आपके जुड़ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट जो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में, जैसे आपने आज से ड्यूटी ज्वाइन करी और आपको 1 महीने के बाद में आपकी ग्रॉस सैलरी 53-54 हज़ार मिल जाएगी। इन हैंड आप 48-49,000 के आसपास सैलरी ले लेंगे। और ये मत सोचिए कि आप 53-54 हज़ार पे आप लगे हैं तो 53-54 हज़ार पे रहेंगे। हर 6 महीने में आपका इंक्रीमेंट भी लगता है, डीए भी बढ़ता है, तो आपकी सैलरी 5 साल के अंदर अगर आप
आज 53-54 हज़ार रुपये लगे तो 5 साल के बाद में आप 75,000 पे पहुंचेंगे। 20 से 25-30 हज़ार आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये थी सीपीओ सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब दोस्तों काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, वो मेरे को ये पूछते हैं कि भैया हमें दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं जाना, हमें क्राइम ब्रांच के अंदर जाना है, जैसे कि आप जाते हो। क्योंकि मैं मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि सिविल में ही रहता हूँ और क्राइम ब्रांच कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है। आपको पहले दिल्ली पुलिस के अंदर जाना होगा एसएससी का एग्जाम देकर, देन उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका सारा प्रोसेस होता है, आपकी 1 साल की इंडोर ट्रेनिंग होती है जो आप एसएससी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देते हैं। जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी 1 साल की इंडोर ट्रेनिंग होती है, 1 साल की आउटडोर ट्रेनिंग होती है। और वहीं बात अगर मैं करूँ कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद जब आप फील्ड में जाते हैं, देन उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपके अलग अलग ट्रेड होते हैं। जैसे किसी का ट्रांसफर थाने में हो गया, किसी का सिक्योरिटी में हो गया, किसी का स्पेशल स्टाफ में हो गया, किसी का क्राइम ब्रांच में हो गया। तो अलग अलग ट्रेड होते हैं। अंदर जाने के बाद, दिल्ली पुलिस में जाने के बाद आपके ट्रेड चेंज होते रहते हैं। तो इसमें आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिए दिमाग के अंदर कि आप डायरेक्ट क्राइम ब्रांच के अंदर चले जाएंगे। अब काफी सारे लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूछते हैं। अब हम बात करेंगे कांस्टेबल का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीपीओ की वैकेंसीज तो हर साल निकलती हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ये भी एग्जाम एसएससी ही कंडक्ट करवाती है। पहले दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करवाती थी, लेकिन काफी टाइम से दिल्ली पुलिस नहीं करवा रही है, क्योंकि 2013 का आपने एग्जाम देखा होगा 3 बार कैंसिल हो गया था। उसके बाद एसएससी ने अथॉरिटी ले ली थी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की। तो एसएससी इस एग्जाम को करवाती है। इस एग्जाम का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। इसके अंदर आपका सबसे पहले होता है फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसके अंदर आपकी 1600 मीटर की दौड़ होती है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। और वहीं अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 1600 मीटर ही होती है और फीमेल कैंडिडेट को मिलते हैं 9 मिनट इस 1600 मीटर की रेस को पूरा करने के लिए। रेस कंप्लीट होने के बाद आपसे लॉन्ग जंप करवाई जाती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लॉन्ग जंप होती है 14 फीट लंबी, आपको लॉन्ग जंप करनी होती है। और वही जो मैंने आपको बताया, आपको फाउल नहीं करना है। 3 चांस मिलेंगे आपको, 3 चांस में आपको कंप्लीट करनी है 14 फीट की लॉन्ग जंप। अगर वहीं मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप करनी होती है। उसके बाद आता है आपका हाई जंप। हाई जंप में मेल कैंडिडेट के लिए 3 फुट 9 इंच की हाई जंप होती है। इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। और वहीं बात करूं मैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 फुट 6 इंच की हाई जंप होती है। उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर हम कांस्टेबल में हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो चाहिए होती है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट दोनों के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है। अगर वहीं मैं बात करूं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। वही हम बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल में जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 157 सेंटीमीटर और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी नॉर्मल जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं, फुलाते हैं, तो आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं हम बात करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट की, तो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए आपकी 76 सेंटीमीटर। जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो आपकी होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका फिजिकल एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट और चेस्ट सब आप कंप्लीट कर जाते हैं, ओवरऑल आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एग्जाम की डेट मिलती है। इसके बाद आपका एक एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है इसके एग्जाम में। इसके एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। 100 मार्क्स का इसका एग्जाम आता है, जिसके अंदर आपकी 50 नंबर की जीके, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग और 15 नंबर की मैथ आती है। तो आप ये मान के चलिए अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्जाम को इजीली निकाल जाएंगे। तो आपका उसी के साथ साथ रीजनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए और मैथ भी आपकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए अगर आपको ये एग्जाम निकालना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम निकालना बहुत ईजी है, तो ये बहुत ईजी एग्जाम नहीं है। इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इस एग्जाम के फॉर्म को लोग फिल करते हैं और ये इतना आसान नहीं होता। वही मैं बात करूँ पिछले एग्जाम की, तो 100 में से इसकी जो कट ऑफ गई थी कांस्टेबल की 76 या 77 के आसपास, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 76 या 77 के आसपास इसकी जनरल की कट ऑफ गई थी 100 में से। और वहीं अगर मैं बात करूं आपकी ओबीसी की, तो वहीं ओबीसी भी 75 या 76 के आसपास थी। और एसटी की बात करें तो 74 और एससी की बात करें तो 72 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो एग्जाम ईजी नहीं होता। आप ये मान के चलिए कि आपके 80+ नंबर है तो आप इस एग्जाम में अपने आप को सेफ माने, आप माने कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके 80+ नंबर है तो। और इस एग्जाम में एक बहुत अच्छी बात है कि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको पता है कि इस 80 क्वेश्चन में से मेरे 70 तो ठीक होंगे। वहीं पे अगर आप 20 में से अगर आपको 3 आते हैं और बाकी 17 में अगर आप तुक्का भी मारते हैं
गैस भी लगाते हैं अपना, और आप दिमाग से तुक्का भी लगाते हैं, और अगर आपके तुक्के में 4-5 क्वेश्चंस ठीक भी हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए काफ़ी इजी हो जाता है इस कंडीशन में अगर आपका लक भी काम करता है। और उसी के साथ साथ आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, LMV लाइट मोटर व्हीकल आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आपका लर्निंग नहीं चलेगा, आपको LMV लाइसेंस चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, जिसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का दोनों का होना चाहिए। तो ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है जब आप जाएंगे फिजिकल देने के लिए, तो ये आपका चेक किया जाएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको वहाँ फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा। तो आई होप ये सारी जो जानकारी मैंने कांस्टेबल और आपको SI से रिलेटेड दिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, देन उसके बाद आप एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके अच्छे से स्टडी करें, प्रिपरेशन करें। डेफिनेटली अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ SI की, तो आपको 6 महीने की कड़ी मेहनत चाहिए, साल भी लग सकता है, कई बार एक बारी में अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता, 2 बार 3 बार भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को निकालेंगे। वहीं पे हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल की सैलरी की। बहुत सारे लोग सैलरी के बारे में जानने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं, तो सैलरी की मैं बात करूँ, अगर आप न्यू ज्वाइन करते हैं, आपकी सैलरी 33 से 34 हज़ार के बीच में आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आपको लगभग अराउंड 30 हज़ार के आसपास जाके आपको आपके हाथ में कटपिट के सैलरी मिलने वाली है। तो आई होप गाइज मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाने की सोच रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो उम्मीद करता है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।